हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जे गुप्ता। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि जो न्यू नोटिफिकेशन आया इनकम टैक्स लॉ में रिलेटेड टू सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी सेटलमेंट स्कीम, वो क्या है। सो ये नोटिफिकेशन 7 Feb 2023 को आया है, जहां इस स्कीम के बारे में या फिर इक्वलाइजेशन लेवी जो ऑलरेडी एक टर्म है या ऑलरेडी एक क्लॉज है, सेक्शन है प्रीवियस लॉ के अंदर, उसमें क्या चेंजेस लाए हैं वो बताया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि उसमें क्या चेंजेस आए हैं इस नोटिफिकेशन के थ्रू। सो सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट जानना कि व्हाट इज इक्वलाइजेशन लेवी। जैसे कि ये नाम कह रहा है, इक्वल करना। तो बेसिकली आज आप एक इंडियन टैक्स पेयर हो, तो आप इनकम इंडिया में कमा रहे हो या बाहर कमा रहे हो, आपको इंडिया में उसका टैक्स भरना पड़ता है। बट काफी सारे केसेस में ऐसा होता है जहां नॉन रेसिडेंट होते हैं, यानी कि जो इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं है, इंडिया के रेसिडेंट भी नहीं है, ना ही उनके पास कोई इंडिया का पैन कार्ड है, कुछ भी नहीं है, बट वो इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या इंडिया के थ्रू इनकम कमा रहे हैं, तो उस पर भी टैक्स लगना चाहिए। अब क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट इंडिया में रिसाइड नहीं करता या उसके पास इंडिया का पैन नंबर नहीं है, तो वो टैक्स इंडिया में कैसे पे करेगा। तो इसके केस में गवर्नमेंट ने कहा है कि वो जो इनकम वहां कमा रहे हैं उस पे भी टैक्स लगेगा, जिसे इक्वलाइजेशन लेवी कहा जाता है, जिसे हम ईएलबी कहते हैं। से इक्वलाइजेशन लेवी कब लगता है, एक दो कैटेगरी बताई गई है। ये बेसिकली इक्वलाइजेशन लेवी 2016 में आया था एंड 2020-21 में इसका स्कोप वाइडन कर दिया था। इनिशियली पहले सिर्फ एडवर्टाइजिंग सर्विसेज यहाँ पर कवर थी ईएल में, अब ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी कवर कर दिया था 2020-21 से। सो ईएल बेसिकली अगर कोई नॉन रेसिडेंट एडवर्टाइजिंग सर्विसेज दे रहा है या फिर ऑनलाइन प्रमोशन करने की सर्विसेज दे रहा है, जैसे फेसबुक एंड ऑल, तो इन दैट केस जो भी पर्सन वो सर्विस ले रहा है फॉर बिजनेस पर्पस और उन्हें कंसिडरेशन दे रहा है, वो 6% ऑफ द अमाउंट डिडक्ट करेगा एंड इक्वलाइजेशन लेवी उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे करेगा। जो फर्स्ट केस है वहां पर जो सर्विस रिसीवर है उसकी लाइबिलिटी है। वहीं जो सेकंड केस है ई कॉमर्स ऑपरेटर का, कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर जो नॉन रेसिडेंट है और जो बाहर से एक प्लेटफॉर्म दे रहा है एक इंडियन पर्सन को या एक इंडियन टैक्स पेयर को एक्टिविटीज ई कॉमर्स की ऑपरेट करने के लिए, वहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर 2% ऑफ द कंसिडरेशन अमाउंट खुद से पे करेगा। तो फर्स्ट केस में सर्विस रिसीवर को पे करना है, सेकंड केस में सर्विस प्रोवाइडर को पे करना है। इसमें काफी सारे क्लॉजेस हैं कि कब एप्लीकेबल है कब नहीं है ईएल एप्लीकेबल, वो सब डिटेल में उसके लिए हमने एक ब्लॉग बनाया है हमारा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप अगर आपको ईएल के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप वो ब्लॉग पढ़ सकते हैं। करंटली रिटर्निंग बैक जो वो नोटिफिकेशन आया है, क्या नोटिफिकेशन आया, क्या चेंजेस रिलेटेड, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब बटन प्रेस करते ही बाजू में एक बेल बटन आएगा, उसे भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई किया जाए। ये है वो नोटिफिकेशन। फर्स्ट आया फर्निशिंग ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया है। इनिशियली फर्स्ट टाइम पीरियड था जहां पर बेसिकली आप जो भी पेमेंट्स कर रहे हैं आपको उसकी एक एनुअली रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी बाय 30 जून ऑफ द नेक्स्ट ईयर। सो जहां फॉर एग्जाम्पल आप 22-23 की बात कर रहे हैं, आपको बाय 30 जून 2023 आपको इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है इनकम टैक्स पोर्टल पे। यहाँ पर दोनों एसएससी यानी कि जो फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया था जहां पर सर्विस रिसीवर को 6% ईएल कट करके पे करना है गवर्नमेंट को, वहां पर एसएससी वो रिटर्न फाइल करेगा। एंड सेकंड केस जहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को 2% ऑफ द कंसिडरेशन पे करना है, वो सेकंड केस, दोनों ही केस एसएससी और ई कॉमर्स ऑपरेटर दोनों को ये स्टेटमेंट फाइल करना है। अब इसमें बताया गया कि अगर सपोज कोई गड़बड़ हो जाती है तो रिवाइज भी कर सकते हैं। उसका टाइम पीरियड है एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 years from the end of the financial year in which the specified services provided or e-commerce supply or services were made or provided of resident.
आपके पास यहाँ पर रिविजन का टाइम लिमिट बताया गया है, जहां पर रिवाइज करने के लिए आपके पास 2 years है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एग्जाम्पल अगर हम ले फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, तो आपको जो ओरिजिनल रिटर्न है वो 30 जून 2022 तक फाइल करनी है। मान लीजिए आपने फाइल किया और उसमें कुछ एरर्स आए, तो आपके पास टाइम है रिवाइज करने का, जो कि अब 2 years कर दिया है फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि 21-22 का आप बाय 2024 तक, 31 मार्च 2024 तक आप रिवाइज कर सकते हैं। सेम वे जैसे इनकम टैक्स लॉ में है कि अगर 148 में कोई नोटिस आया है जहां पर आपने कोई इनकम शो नहीं की है या रॉन्ग शो की गई, तो अंडर सेक्शन 148 आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ सेक्शन बताया गया, सेक्शन 167 सब सेक्शन 3, वहां पर अगर ऑफिसर ने आपको नोटिस इश्यू किया है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं की है या प्रॉपर फाइल नहीं की है, तो भी आप इस रिस्पॉन्स में अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब इसमें सेकंड पॉइंट ये बताया कि कब मान लिया जाएगा कि आपने जो इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट, इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट बेसिकली वो एनुअल रिटर्न का नाम है, जिसमें आपको ईएल के बारे में सारी डिटेल्स देनी है। यानी कि किससे लिया है आपने, सॉरी किसको सर्विस दी है, या फिर किससे सर्विस ली है, क्या अमाउंट है, और उस पर कितना ईएल आपने पे किया है, किस मोड के चलान डिटेल्स वगैरह, वो सब इंफॉर्मेशन वहां जाती है। इसमें बताया गया कि इनवैलिड इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट किससे कहा जाएगा। 1, कमिश्नर डिक्लेयर कर सकता है, तो फर्स्ट अथॉरिटी कमिश्नर के पास है डिक्लेयर करने के लिए। और कौन से केसेस में वो डिक्लेयर करेगा? फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोसीजर फॉर यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर नॉट वैलिडेटेड एंड अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर जनरल। यानी कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर या फिर पोर्टल या कोई स्पेस ऐसा यूज किया है जो वैलिडेट या डायरेक्टर जनरल से अप्रूव्ड नहीं है, तो वो जो स्टेटमेंट आपने फाइल किया है उसे इनवैलिड मान लिया जाएगा। या फिर अगर आपने कोई इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी है, तो ये सेकंड पॉइंट में कवर किया है यहाँ पर, अगर आपने कोई इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी है तो आपने जो फर्स्ट इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट फाइल किया है उसे इनवैलिड मान लिया जाएगा। सेकंड, उन्होंने प्रोसेस बताया है कि किस तरह से इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट का प्रोसेस फॉलो होगा। तो उसमें बेसिकली जब आप रिटर्न फाइल करते हैं, जिस तरह से आप नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वो प्रोसेस होके आपको 143(1) में नोटिस आता है कि वेदर इट्स राइट और रॉन्ग। उसी तरह से आपका इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट भी प्रोसेस किया जाएगा, जहां पर देखा जाएगा कि आपने जो टैक्स कंप्यूट किया है वो प्रॉपर है कि नहीं है। अगर उस पर कहीं इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है तो वो आपने पे किया है कि नहीं। जो भी टैक्स एप्लीकेबल है लेस आपने जो भी पेमेंट्स किए हैं, उसके बाद कुछ अमाउंट ड्यू आता है तो आपको एक नोटिस आएगा वो अमाउंट बैलेंस पे करने के लिए। मान लीजिए अगर रिफंड है तो फिर आपको रिफंड डिटरमाइन करके पे कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आप रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट, और आपका ओरिजिनल इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट अब तक प्रोसेस नहीं हुआ है, तो इन दैट केस ऑफिसर के पास अथॉरिटी है कि वो डायरेक्टली रिवाइज स्टेटमेंट को प्रोसेस करे। ओरिजिनल स्टेटमेंट प्रोसेस करने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए उन्हें लगता है आप जब रिटर्न प्रोसेस होकर आती हैं एंड एज एन एसएससी या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आपको लगता है कि असेसिंग ऑफिसर ने उसे प्रोसेस नहीं किया है ढंग से, या फिर कोई फैक्ट है जो कंसिडर नहीं किए, या आपने जो टैक्स पे किया था उसे कंसिडर नहीं किया है, तो आपके पास अथॉरिटी है या फिर आपके पास राइट है कि आपको जब भी इंटीमेशन मिलता है, वो फाइनेंशियल ईयर से एंड होते हुए 1 year के अंदर अंदर आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अपने ईओ के पास कि ये जो आपने इंटीमेशन दिया है वो प्रॉपर नहीं है इस वजह से, एंड प्लीज उससे रिविजिट करके आप एक न्यू इंटीमेशन हमें इशू कीजिए। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि अगर मान लीजिए सेंटर के पास इतना बैंडविड्थ नहीं है या फिर वो किसी वजह से वो स्टेटमेंट प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, तो इन दैट केस कमिश्नर के पास अथॉरिटी है कि वो जो कंसर्न एओ है उनके पास ये रिटर्न प्रोसेस करने के लिए आगे फॉरवर्ड कर दे। मान लीजिए अगर स्टेटमेंट को प्रोसेस करते वक्त कोई सिस्टम इश्यू हो गया जिस वजह से रिफंड एक्सेस आ गया या टैक्स पेएबल आ गया, इन दैट केस भी सेंटर के पास अथॉरिटी एक रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करने के लिए, सेम वे जैसे इनकम टैक्स रिटर्न चलता है वैसे ही वहां पर भी वो रेक्टिफाई कर सकता है अपने ऑर्डर। और जो भी अगर एक्सेस रिफंड दिया है तो वो वापस आपसे कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए टैक्स पे करवा दिया है तो वो आपको जो भी एडिशनल टैक्स आपने पे कर दिया उसका रिफंड दे देंगे।
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में पॉइंट है, नो पर्सनल अपीयरेंस। काफी बार ऐसा होता है कि कंपल्सरी उस पर्सन को ही बोला जाता है कि आपको ही पर्सनल अपीयरेंस में आना है एंड अपना असेसिंग जो हो रहा है असेसमेंट से कंप्लीट कराना है। यहाँ क्लियरली बोल दिया कि पर्सनल अपीयरेंस की जरूरत नहीं है, आप रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जो असेसिंग ऑफिसर है वो अभी भी क्लियर नहीं है आपके डेटा से, तो वो आपसे और इंफॉर्मेशन ले सकता है। बट यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको आना है कि आपके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को आना है। आप लोग रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सर्विस ऑफ नोटिस के लिए भी बताया गया कि किस चीज को नोटिस माना जाएगा और कब उसे कहा जाएगा इट इज प्रॉपर्ली सर्व्ड, जहां पर ये 3 पॉइंट्स कवर किए गए हैं। डायरेक्टर जनरल के पास अथॉरिटी दी गई है, उसे प्रोसेस किस प्रोसेस को कैसे कहाएगा, कब क्या प्रोसेस फॉलो करना है, कौन से केसेस में उसे वैलिडेट माना जाएगा। वो चाहें तो वो प्रोसीजर्स जब चाहे बना सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। एंड वो प्रोसीजर्स ऐसे होने चाहिए जो बेसिकली ये जो स्कीम आई है उसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सके। मे बी प्रोसेसिंग और ऑर्गेनाइजिंग कॉल सेंटर्स, जो चाहे वो हो सकता है, ताकि वो बेसिकली आपकी जो एक्टिविटी है वो प्रॉपरली कर सके। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और यूट्यूब के अलावा आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।